हेलो, नमस्कार, जय जोहार आप सभी को। हम ईडीओ की तैयारी कर रहे हैं। ग्रामीण विकास हमारा सिलेबस में है। जो टॉपिक आज हम देखेंगे, जल ग्रहण प्रबंधन उद्देश्य एवं योजनाएं। ये अमरदीप सर की किताब है, जिसके हम एमसीक्यूज देखेंगे। ठीक है, तो आज का टॉपिक शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम डीपीएपी कब लागू किया गया? इसका सही उत्तर आप सभी को याद रखना चाहिए। 1973-74 में। ठीक है, 1973-74। सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम डीपीएपी कब लागू हुआ था? 1973-74 में। ठीक, चलिए अगला प्रश्न करते हैं। सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम डीपीएपी का उद्देश्य क्या है? फसलों के उत्पादन पर पड़ने वाले सूखे के प्रतिकूल प्रभावों को कम करना, ये उद्देश्य भी है। भूमि की उत्पादकता पर पड़ने वाले सूखे के प्रतिकूल प्रभावों को कम करना, ये भी एक उद्देश्य है। और मानव संसाधनों पर पड़ने वाले सूखे के प्रतिकूल प्रभावों को कम करना, ये उद्देश्य भी है। तो उपयुक्त सभी इसका सही उत्तर होगा। ठीक, यहाँ पे व्याख्या दिया हुआ है। कार्यक्रम का मूल उद्देश्य फसलों के उत्पादन, भूमि की उत्पादकता, जल की उपलब्धता, पशुधन और मानव संसाधनों पर पड़ने वाले सूखे के प्रतिकूल प्रभावों को कम करना है तथा इसके द्वारा अंततः प्रभावित क्षेत्रों को सूखे के प्रभाव से मुक्त कराना है। ठीक है, तो इसमें और कोई समझाने जैसी कोई बात नहीं है ना। अगला देखते हैं। सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम का लक्ष्य क्या है? तो लक्ष्य यहाँ पे क्या है? कार्यक्रम क्षेत्रों में निवास करने वाले संसाधनहीन गरीब लोगों और उपेक्षित वर्गों के समग्र आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, ये एक लक्ष्य है, बिल्कुल है। रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना, ये एक लक्ष्य भी है। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे व्याख्या भी साथ में दिया हुआ है ना, तो मैं बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, है ना। कार्यक्रम का लक्ष्य कार्यक्रम क्षेत्रों में निवास करने वाले संसाधनहीन गरीब लोगों को और उपेक्षित वर्गों के समग्र आर्थिक विकास को संसाधन आधार के सृजन, इसे व्यापक बनाकर और इसके समान वितरण के द्वारा तथा रोजगार के अवसरों में वृद्धि करके बढ़ावा देना, उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार लाना है। तो सिंपल सा है कि जो जिनके पास जो गरीब परिवार है, बीपीएल परिवार, उपेक्षित वर्ग के लोग, है ना, जिनको, है ना, खाने पीने में बहुत ज्यादा दिक्कतें होती है, तो ऐसे लोगों को उनके आर्थिक विकास के लिए, है ना, और उनके काम के लिए, है ना, संसाधन आधारित सृजन, यानी कि अगर वो कोई भी काम करते हैं, जैसे कृषि से संबंधित काम कर रहे हैं या फिर कोई भी काम कर रहे हैं, है ना, तो उससे आधारित जो भी उनको उपकरण चाहिए या फिर इस तरह से जो भी ना उनको सामग्री चाहिए, तो वो सारे उनको उपलब्ध कराना, व्यापक बनाकर उनके समान वितरण के द्वारा रोजगार के अवसर प्रदान करना, तो ये सारी चीजें क्या होती है? सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार लाना। ये क्या है? इस कार्यक्रम का लक्ष्य है। किसका? सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम डीपीएपी का। अगला सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम किस विभाग द्वारा संचालित कार्यक्रम था? तो ये था भूमि संसाधन विभाग। ठीक, भूमि संसाधन विभाग, ये भूमि संसाधन विभाग का ये कार्यक्रम था। अगला देखते हैं। सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम के अंतर्गत केंद्र और राज्य के मध्य वित्त पोषण का अनुपात क्या था? यहाँ पे याद रखिएगा, 50-50 का, है ना, 50 अनुपात 50 का ये अवित्त पोषण था। ठीक, इस कार्यक्रम के अंतर्गत केंद्र का कितना था? 50, और राज्य का भी कितना था? 50। व्याख्या। मार्च 1999 तक निधियों को केंद्र सरकार तथा राज्य सरकारों के बीच 50-50 50 अनुपात 50 आधार पर साझा किया जाता था। तथापि समेकित वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम के तहत 1 अप्रैल 1999 से वित्त पोषण को केंद्र तथा राज्य सरकार के बीच 75-25 आधार पर साझा किया जा रहा है। तो एक ये पॉइंट भी याद रखिएगा कि मार्च 1999 तक, है ना, यहाँ पे प्रश्न में ये पूछा गया था, है ना, था। सूखे प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम के अंतर्गत केंद्र और राज्य के मध्य वित्त पोषण का अनुपात क्या था? ये ऐसे ऐसे पॉइंट्स आप याद रखिएगा। ठीक है,
तो 1999 मार्च 1999 तक, है ना, इस निधियों का केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच 50 अनुपात 50 के आधार पर इसका साझा किया जाता था। और उसके बाद समेकित वाटर शेड प्रबंधन कार्यक्रम के तहत 1 अप्रैल 1999 से वित्त पोषण को केंद्र और राज्य सरकार के बीच 75 अनुपात 25 आधार, है ना, 75 अनुपात 25 के आधार पर इसका साझा किया जा रहा है। ठीक, तो याद रखिएगा इन दोनों पॉइंट्स को। सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम के अंतर्गत परियोजना क्षेत्र का आकार कितना होता था? कितना होता था? 500 हेक्टेयर। याद रखिएगा, 500 हेक्टेयर। अगला है, मरुभूमि विकास कार्यक्रम कब से प्रारंभ हुआ है? मरुभूमि विकास कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है 1977-78 में। याद रखिएगा, 1977-78 मरुभूमि विकास कार्यक्रम। अगला, मरुभूमि विकास कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य क्या है? चलिए पूरा पढ़ लेते हैं। फसलों, मानव और पशुधन पर मरुस्थलीकरण और विपरीत जलवायु परिस्थितियों के प्रतिकूल प्रभावों को कम करना और मरुस्थलीकरण को रोकना, ये उद्देश्य है, बिल्कुल है। प्राकृतिक संसाधनों अर्थात भूमि, जल, वानस्पतिक आच्छादन का उपयोग, संरक्षण और विकास करके पारिस्थितिकी संतुलन को पुनः कायम करना और भूमि की उत्पादकता बढ़ाना, है ना। ये पॉइंट भी बिल्कुल सही है और ये उद्देश्य भी है। भूमि के विकास, जल संसाधनों के विकास और वनीकरण या चारागाह विकास के लिए विकासात्मक कार्यों को वाटरशेड पद्धति के जरिए कार्यान्वित करना, ये उद्देश्य भी है ना। तो उपर्युक्त सभी इसका सही उत्तर होगा। मरुस्थली मरुभूमि विकास कार्यक्रम, इस पॉइंट से ही आप थोड़ा सा, है ना, आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा लॉजिक लगा के ऐसे प्रश्न को आप सॉल्व कर सकते हैं। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी। अगला देखते हैं। 1 अप्रैल 1999 के पहले मरुभूमि विकास कार्यक्रम का अंतर्गत केंद्र और राज्य की हिस्सेदारी के अनुपात के संबंध में कौन सा युग्म सही है? तो यहाँ पे पूरे प्रश्न नहीं है, हम ये ऑप्शंस मतलब कथन जो है ये पूरे नहीं दिए हुए हैं। अगला भी देख लेते हैं। इस तरह से प्रश्न दिया हुआ है, ठीक है। तो गर्म शुष्क यानी कि गैर रेतीली क्षेत्र 75-25, ये तो बिल्कुल सही युग्म है। गर्म शुष्क रेतीले क्षेत्र, यहाँ पे 60 अनुपात 40 का ये अनुपात नहीं है, ये है 100 अनुपात 0। ठीक है, ये पूरा का पूरा जो है ये केंद्र का हिस्सेदारी में केंद्र का हिस्सा आता है। ठीक है, गर्म शुष्क रेतीले क्षेत्र, है ना। तो ये वाला जो दूसरा कथन है ये गलत है ना। और फिर है ठंडे शुष्क क्षेत्र, ये 100 अनुपात 0। तो ये वाला जो कथन है, तीसरा वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट सही है। तो पहला और तीसरा सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। गर्म शुष्क गैर रेतीले क्षेत्र, जहां मतलब गर्म शुष्क यानी कि गैर रेतीले, मतलब जहां पे कम बलुई क्षेत्र जो होगा, है ना, रेतीला क्षेत्र कम होगा, है ना, ऐसे क्षेत्र में 75 अनुपात 25 का हिस्सेदारी है ना, केंद्र और राज्य का। और गर्म शुष्क रेतीले क्षेत्र में, है ना, पूरा का पूरा जो हिस्सेदारी है वो केंद्र का है। और उसी प्रकार ठंडे शुष्क क्षेत्र में भी पूरा का पूरा हिस्सेदारी किसका है? केंद्र का। ठीक, तो 1 और 3 इसका सही उत्तर होगा। यहाँ पे व्याख्या भी दिया हुआ है, वही चीजें दी गई है यहाँ पे भी। ठीक, एक क्या हो गया? ठीक। मरुभूमि विकास कार्यक्रम के अंतर्गत केंद्र और राज्य की हिस्सेदारी कितनी है? गर्म शुष्क क्षेत्र में 75 अनुपात 25, गर्म शुष्क क्षेत्र में 100 अनुपात 0, और ठंडे शुष्क में भी 100 अनुपात 0। अगला, 1 अप्रैल 1999 के पहले मरुभूमि विकास कार्यक्रम के अंतर्गत गर्म शुष्क यानी कि गैर रेतीले क्षेत्र में एक परियोजना क्षेत्र की परियोजना लागत कितनी थी? इसका सही उत्तर आप याद रखिएगा, 22.50 लाख रुपए। ठीक, 22.50 लाख रुपए।
ठीक। ये क्या है? 1 अप्रैल 1999 के पहले मरुभूमि विकास कार्यक्रम के अंतर्गत गर्म शुष्क यानी कि गैर रेतीले क्षेत्र में एक परियोजना क्षेत्र की परियोजना लागत कितनी थी? 22.50 लाख रुपए। अगला है 1 अप्रैल, ये वही प्रश्न आ गया क्या? ये हमने पिछला क्या देखा था? गर्म शुष्क देखा था, है ना? गर्म शुष्क देखा था, गैर रेतीले। और यहाँ पे पूछा गया है गर्म शुष्क रेतीले क्षेत्र और ठंडे शुष्क क्षेत्र में। तो 1 अप्रैल 1999 के पहले मरुभूमि विकास कार्यक्रम के अंतर्गत गर्म शुष्क क्षेत्र यानी कि रेतीले क्षेत्र और ठंडे शुष्क क्षेत्र में एक परियोजना क्षेत्र की परियोजना लागत कितनी थी? तो अब पूरा का पूरा इस प्रश्न का उत्तर याद रखिएगा। 25 लाख रुपए। 25 लाख रुपए। कंफ्यूजन ना हो, मैंने पिछला प्रश्न भी दिखा दिया आपको। अगला देखते हैं। समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था? तो समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम जो हुआ था, ये प्रारंभ हुआ था 1989-90 में। समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम 1989-90 में प्रारंभ हुआ था। समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य क्या है, चलिए देखते हैं। भूमि, जल, वानस्पतिक आच्छादन जैसे प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग, संरक्षण तथा विकास के द्वारा पारिस्थितिकी संतुलन को बहाल करना, ये उद्देश्य बिल्कुल है। समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम जो इस तरह से बंजर भूमि हो गई, या फिर इसके पहले जो हमने मरुभूमि विकास कार्यक्रम देखा, है ना? तो ये सारे जो परियोजनाएं होती हैं, है ना? तो ये सारे विकास से संबंधित ही होती हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि उनका उद्देश्य भी उसी तरह का होगा ना, कि भूमि, जल, वानस्पतिक आच्छादन से प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग, संरक्षण, विकास, है ना? यानी कि कुल मिलाकर के पारिस्थितिकी संतुलन। तो इस तरह के उद्देश्य जो है वो नॉर्मली हर विकास कार्यक्रम में होते ही हैं। ठीक है? तो ये समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम का एक उद्देश्य होता है। और भूमि की क्षमता, स्थल स्थितियों तथा स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए बंजर भूमि या अक्रमित भूमि को वाटरशेड आधार पर विकसित करना, तो ये बिल्कुल ये उद्देश्य भी है। कार्यक्रम वाले क्षेत्रों में रहने वाले गरीब लोगों तथा उपेक्षित वर्गों के समग्र आर्थिक विकास को बढ़ावा देना तथा उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार लाना, तो ये उद्देश्य भी है ना? तो उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर होगा। इसके अलावा इन 3 पॉइंट्स जो 3 उद्देश्य थे, इनके अलावा और उद्देश्य हैं। गांव के समुदाय को वाटरशेड क्षेत्र में सृजित परिसंपत्तियों के संचालन तथा रखरखाव के लिए तथा प्राकृतिक संसाधनों की क्षमता का आगे और विकास करने के लिए सतत सामुदायिक कार्रवाई करने के लिए प्रोत्साहित करना। और इसके अलावा रोजगार सृजन, गरीबी उपशमन, सामुदायिक अधिकार संपन्नता तथा गांव के मानव संसाधनों और अन्य आर्थिक संसाधनों का विकास, तो ये सारे उद्देश्य हैं। ठीक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आई थिंक क्लियर होगा क्योंकि इसी तरह के ही उद्देश्य होते हैं नॉर्मली। अगला प्रश्न। 1 अप्रैल 2000 के पहले समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम के अंतर्गत केंद्र और राज्य सरकार की हिस्सेदारी का क्या अनुपात था? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 100:0, है ना? पूरा का पूरा जो था केंद्र सरकार द्वारा संचालित था। अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है 1 अप्रैल 2000 के पहले समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम के अंतर्गत प्रति हेक्टेयर परियोजना लागत कितना था? तो परियोजना लागत थी कितनी? 4,000 रुपए। 1 अप्रैल 2000 के पहले समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम के अंतर्गत प्रति हेक्टेयर परियोजना लागत कितनी थी? 4,000 रुपए। अगला, ये 2017 में पूछा गया प्रश्न है। देश में नई वाटरशेड परियोजना किस तिथि से कार्यान्वित की गई है? इसका सही उत्तर याद रखिएगा, अप्रैल में हुआ था, है ना? 1 अप्रैल 2008 में। 1 अप्रैल 2008।
यहाँ पे व्याख्या दिया हुआ है, ये व्यापम द्वारा लिया गया उत्तर है। बाकी याद रखिएगा, समेकित वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम हेतु दिशा निर्देश 1 अप्रैल 2008 को जारी किए गए, जबकि योजना 2009-10 में के दौरान शुरू की गई थी। ठीक, तो ये दोनों पॉइंट याद रख लीजिएगा, है ना। व्यापम ने इसका उत्तर क्या लिया है, 1 अप्रैल 2008, जबकि योजना जो है 2009-10 में शुरू की गई थी। सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम डीपीएपी और मरुभूमि विकास का कार्यक्रम डीडीपी की कमियों का पता लगाने तथा उनमें विकास लाने के लिए उपाय सुझाने के उद्देश्य से इनका मूल्यांकन करने हेतु किस समिति का गठन किया गया। इसका सही उत्तर याद रखिएगा, किसके द्वारा किया गया इसका मूल्यांकन, की समिति के द्वारा, प्रोफेसर हनुमंत राव। प्रोफेसर हनुमंत राव। अगला प्रश्न करते हैं। व्याख्या है, वर्ष 1994 में सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम डीपीएपी और मरुभूमि विकास कार्यक्रम डीडीपी की कमियों का पता लगाने और उसमें सुधार लाने के लिए उपाय सुझाने के उद्देश्य से इनका मूल्यांकन करने हेतु प्रोफेसर CH हनुमंत राव की अध्यक्षता में एक तकनीकी समिति की नियुक्ति की गई थी। तो याद रखिएगा, हनुमंत राव, प्रोफेसर हनुमंत राव। अगला प्रश्न, निम्न में से किन योजनाओं को समाहित करके समेकित वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। समेकित बंजर भूमि कार्यक्रम, समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम, सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम, मरुभूमि विकास कार्यक्रम। वन भूमि विकास कार्यक्रम हमने नहीं पढ़ा है अभी तक, है ना। तो ये 3 योजनाएं हैं जिनको समाहित करके वो समेकित वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। एक तो समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम, सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम, मरुभूमि विकास कार्यक्रम। 1, 2, 3 इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला, समेकित वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम ये समेकित का मतलब इंटीग्रेटेड ना, इंटीग्रेटेड वाटरशेड। वाटरशेड ऐसा होता है कि ये वाला शेड होगा, है ना। वाटरशेड प्रबंधन यानी कि मैनेजमेंट प्रोग्राम, है ना। समेकित वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम आरंभ किए जाने वाले कार्यकलाप को कितने चरणों में विभाजित किया जाता है। इसको 3 चरणों में विभाजित किया जाता है। ठीक है, और उत्तर क्या याद रखिएगा, इसको 3 चरण में विभाजित किया जाता है। IWMP के अंतर्गत यानी कि वही इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत आरंभ किए जाने वाले कार्यकलापों को 3 चरणों में विभाजित किया जाता है। आरंभिक चरण, वाटरशेड कार्य चरण और समेकन और निवर्तन चरण। ठीक, समेकित वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न चरण और उनकी अवधि का कौन सा युग्म सुमेलित है। युग्म सुमेलित है पूछा गया है। कौन सा युग्म सुमेलित है। आरंभिक चरण 1 से 2 वर्ष, ये सुमेलित है। वाटरशेड कार्य चरण 2 से 3 वर्ष, ये सुमेलित है। समेकन और निवर्तन चरण 3 से 4 वर्ष, ये सुमेलित नहीं है, ये 1 से 2 वर्ष होगा, है ना। 1 से 2 वर्ष, तो ये वाला सुमेलित नहीं है, तीसरा वाला। तो 1 और 2, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। आरंभिक चरण 1 वर्ष, सॉरी 1 से 2 वर्ष, वाटरशेड कार्य चरण 2 से 3 वर्ष और समेकन और निवर्तन चरण 3 से सॉरी 1 से 2 वर्ष। व्याख्या में भी वही दिया हुआ है ना। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। समेकित वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम के अंतर्गत कौन सा कार्य आरंभिक चरण के अंतर्गत नहीं आता, नहीं होता। ठीक, तो चलिए एक बार चारों कथन पढ़ लेते हैं ऑप्शंस। पर्यावरण निर्माण, जागरूकता सृजन, सघन सूचना, शिक्षा और संचार,
कार्यकलाप शुरू करना, ये तो होता है। मौजूदा कृषि प्रणालियों की उत्पादकता का संवर्धन करना, ये भी है। नक्शे तैयार करने के लिए विस्तृत प्रक्रियाएं, ये नहीं होता है ना। ये वाला ऑप्शन गलत है। ग्राम स्तरीय संस्थाओं जैसे वाटरशेड समितियों यानी कि डब्ल्यूसी, स्व सहायता समूहों यानी कि एसएचजी तथा प्रयोक्ता समूहों यानी कि यूजी की विकास प्रक्रिया को शुरू करना, ये भी है वो समेकित वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम के अंतर्गत, है ना। ये आरंभिक चरण के अंतर्गत आते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर सी जो है, नक्शे तैयार करने के लिए विस्तृत प्रक्रियाएं, ये वाला ऑप्शन गलत है ना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अगला देखते हैं व्याख्या। व्याख्या देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। नक्शे तैयार करने के लिए विस्तृत प्रक्रियाएं वाटरशेड कार्यचरण का कार्य है। नक्शे तैयार करने के लिए विस्तृत प्रक्रियाएं वाटरशेड कार्यचरण का कार्य है। आरंभिक चरण के मुख्य कार्य क्या है? पर्यावरण निर्माण, जागरूकता सृजन, सघन सूचना, शिक्षा और संचार यानी कि आईईसी कार्यकलाप शुरू करना, मौजूदा कृषि प्रणालियों की उत्पादकता का संवर्धन करना, ग्राम स्तरीय संस्थाओं जैसे वाटरशेड समितियों, डब्ल्यूसी, स्व सहायता समूहों, एसएसजी तथा प्रयोक्ता समूहों, यूजी की विकास प्रक्रिया को शुरू करना, स्थानीय समुदायों की तत्काल आवश्यकताओं पर आधारित कार्य जैसे सार्वजनिक प्राकृतिक संसाधनों को पुनः उपयोग योग्य बनाना, पूर्व में किए गए सार्वजनिक निवेश तथा पारंपरिक जल ग्रहण संरचनाओं में इष्टतम और सतत लाभ प्राप्त करने हेतु मौजूदा सार्वजनिक संपत्ति, परिसंपत्तियों तथा संरचनाओं जैसे गांव के टैंक की मरम्मत करने, पुनः उपयोग योग्य बनाना। आई गेस ये क्लियर ही लिखा हुआ है ना, इसमें समझाने जैसे कोई बात नहीं है। तो नक्शा तैयार करने के लिए ये पॉइंट याद रखिएगा, नक्शा तैयार करने के लिए विस्तृत प्रक्रियाएं जो है ये वाटरशेड कार्यचरण का कार्य है। ये जो हमने इसके पहले जो 3 चरण हमने पढ़ा था ना, आरंभिक चरण, वाटरशेड कार्यचरण और समेकन और निवर्तन चरण, है ना। तो ये जो है नक्शा तैयार करना, ये मतलब नक्शा तैयार करने के लिए विस्तृत प्रक्रियाएं जो है वो वाटरशेड कार्यचरण के अंतर्गत आती है ना। ये उनका कार्य है, वाटरशेड कार्यचरण का कार्य है। आरंभिक चरण के कार्य भी जो हमने पढ़ा, ये सारे 5 पॉइंट हमने पढ़े थे, ये सारे पॉइंट्स आते हैं। ठीक। अगला, समेकित वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम के अंतर्गत कौन सा कार्य वाटरशेड चरण के अंतर्गत नहीं किया जाता? इसके अंतर्गत क्या कार्य नहीं किया जाता है? तो देख लेते हैं एक बार पूरे के पूरे ऑप्शंस। शिखर क्षेत्र का विकास, ये होता है। प्राकृतिक संसाधन का सतत प्रबंधन, प्राकृतिक संसाधन का सतत प्रबंधन ये नहीं होता, क्योंकि ये जो है ये समेकन और निवर्तन का काम है ना, उसके दौरान किया जाता है प्राकृतिक संसाधन का सतत प्रबंधन। तो ऑप्शन नंबर बी ही इसका सही उत्तर होगा। बाकी आगे देख लेते हैं, समेकित वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम के अंतर्गत वाटरशेड चरण के अंतर्गत क्या क्या काम होता है। शिखर क्षेत्र का विकास ये होता है, और चारा, ईंधन, इमारती लकड़ी और बागवानी प्रजातियों के लिए नर्सरियां तैयार करना, पशुओं के लिए पशु चिकित्सा सेवाएं और पशुधन सुधार संबंधी अन्य उपाय। तो ये तीनों जो पॉइंट्स हैं, ये वाटरशेड चरण के अंतर्गत कार्य किए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। व्याख्या देख लेते हैं एक बार। प्राकृतिक संसाधन का सतत प्रबंधन समेकन व निवर्तन चरण के दौरान किया जाता है, ये पॉइंट याद रखिएगा। और वाटरशेड चरण के अन्य कार्य क्या है? वन और सामान्य भूमि में वानस्पतिक आच्छादन को पुनः सृजित करना, कम कीमत में निर्मित कृषि तालाबों, नालों पर बांधों, रोक बांधों, रिसने वाले टैंकों और कुओं, बोरवेलों तथा अन्य उपायों के जरिए भूजल की पुनः भराई जैसी जल संग्रहण संरचनाओं का विकास करना, चारागाह विकास, रेशम उत्पादन, मधुमक्खी पालन, मुर्गी पालन, जुगाली करने वाले छोटे पशु, अन्य पशुपालन तथा अन्य लघु उद्यम, ये आते हैं किसके अंतर्गत?
वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम के अंतर्गत, सॉरी, वाटरशेड चरण के अंतर्गत अपारंपरिक ऊर्जा बचाव उपकरणों, ऊर्जा संरक्षण उपायों, बायो ईंधन, पौध रोपण आदि को बढ़ावा देना तथा प्रचार करना। इसके अलावा नई फसलों या किस्मों को लोकप्रिय बनाने के लिए फसल प्रदर्शन करना तथा जल बचाव प्रौद्योगिकियों जैसे ड्रिप सिंचाई अथवा परिवर्तनकारी प्रबंधन प्रक्रियाओं का प्रचार करना। तो ये पॉइंट्स हैं जो वाटरशेड चरण के कार्य हैं। ठीक, ये समेकित वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम के अंतर्गत जो चरण है, वाटरशेड चरण, ये उसके कार्य हैं। ठीक, ये सारे कार्य। ठीक, चलिए अगला देखते हैं हम। अगला प्रश्न यहाँ पे भी पूछा गया है 2017 में एडीओ। वाटरशेड परियोजनाओं के चयन में किसे मापदंड में शामिल नहीं किया गया है? वाटरशेड परियोजनाओं के चयन में किसे मापदंड में शामिल नहीं किया गया है? किसे शामिल नहीं किया गया है? तो याद रखिएगा, सीधा सीधा सा उत्तर, वाटरशेड भूमि का सुनिश्चित सिंचाई में शामिल होना, इसे शामिल नहीं किया गया है मापदंडों में। वाटरशेड भूमि का सुनिश्चित सिंचाई में शामिल होना। बाकी ये सारी चीजें हैं, पीने के पानी की अत्यधिक कमी, जल संसाधनों का अत्यधिक दोहन, अवक्रमित भूमि की उपलब्धता। तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं, ये वाटरशेड परियोजना में ये मापदंड, वाटरशेड परियोजनाओं के चयन में ये सारे मापदंड जो हैं ये शामिल हैं। बाकी ये जो है वाटरशेड भूमि का सुनिश्चित सिंचाई में शामिल होना, ये शामिल नहीं होता है। व्याख्या पढ़ लेते हैं। वाटरशेड विकास परियोजनाओं के चयन में और प्राथमिकता निर्धारित करने में निम्नलिखित मापदंडों को व्यापक रूप से उपयोग में लाया जाएगा। किन किन पॉइंट्स को? पेयजल की अत्यधिक कमी, जहां पे पीने का पानी की कमी है, वो तो स्वाभाविक सी बात है ना। वाटरशेड परियोजना मतलब वो परियोजना, वाटरशेड यानी कि ऐसी परियोजना जहां पे पानी से संबंधित कार्य किए जाते हैं, है ना। तो उसमें क्या क्या आते हैं? पेयजल से संबंधित होंगे, है ना, स्वाभाविक सी बात है। पेयजल की अत्यधिक कमी, भूजल संसाधनों का अत्यधिक दोहन, जहां पे वेस्टेज हो रहा है पानी का, बंजर भूमि या अवक्रमित भूमि की अधिकता। बंजर भूमि होती है वहां पे ऐसी ऐसी भूमियों में ना तो कृषि की जा सकती है, ना तो और कुछ किया जा सकता है, कोई काम हो ही नहीं सकता कृषि से संबंधित। तो ऐसी भूमि की अधिकता होती है ना। तो ऐसे लोग ऐसे जगह को, बंजर भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए, तो ऐसी भूमि अधिक अगर होगी तो वहां पे उसको उपजाऊ बनाने के लिए, है ना, पानी की आवश्यकता होगी, है ना, पानी के लिए, है ना, पानी की आवश्यकता होगी। तो ये पॉइंट्स हैं, उनको उस मापदंड में शामिल किया गया है। पहले ही विकसित या सुधार किए जा चुके किसी अन्य वाटरशेड के साथ निकटता, है ना, ये पॉइंट है। इसके अलावा स्वैच्छिक रूप से योगदान करने, सामान्य संपत्ति संसाधनों को बांटने के लिए समान सामाजिक विनियमों को लागू करने, लाभों का समान वितरण करने तथा सृजित की गई परिसंपत्तियों के संचालन एवं रख रखाव हेतु व्यवस्थाएं करने के लिए ग्रामीण समुदाय की सहमति होना। तो ये भी पॉइंट है ना। तो ये सारी चीजों को भी है ना, इन इन मापदंडों में रखा गया है। ठीक, और अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों का अनुपात, परियोजना का क्षेत्र सुनिश्चित सिंचाई के अंतर्गत शामिल नहीं होना चाहिए, भूमि की उत्पादन क्षमता। ठीक, तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो वाटरशेड विकास परियोजना के चयन में और प्राथमिकता निर्धारित करने में ये जो मापदंड है इनका उपयोग किया जाता है। ठीक, अगला देखते हैं। देखिए, मैं ये वाला पीडीएफ टेलीग्राम में शेयर कर दूंगी, क्योंकि ये थोड़ा पढ़ने लायक टॉपिक है ना। चलिए अगला देखते हैं। समेकित वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम की निम्न में से क्या विशेषता है? क्या विशेषताएं हैं? बहुस्तरीय पद्धति भी एक विशेषता है। सामूहिक पद्धति यानी कि क्लस्टर अप्रोच, ये भी एक विशेषता है। जीविका अभिमुखीकरण, ये भी एक विशेषता है। और वैज्ञानिक आयोजना, ये भी है। ठीक,
ये सारे पॉइंट्स हैं। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर डी। व्याख्या आई थिंक दिया होगा इसमें, देखते हैं। व्याख्या भी दिया हुआ है, एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे व्याख्या तो दिया हुआ है लेकिन पूरी तरह से नहीं दिया हुआ है। चलिए मैं कोशिश करती हूँ इसको आप लोगों को समझा पाऊँ। ठीक है। तो समेकित वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम की विशेषताएं हैं। ठीक है, इसमें से पहला पॉइंट क्या कहता है? राज्यों को शक्ति का प्रत्यायोजन, है ना? प्रत्यायोजन का क्या मतलब इस पॉइंट का क्या मतलब है कि केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्णय लेने की शक्ति देती है ताकि वो अपने स्तर पर योजनाओं को ठीक तरह से लागू कर सके, है ना? प्रत्यायोजन करना उसी को कहते हैं। समर्पित संस्थाएं का क्या मतलब होता है? इस कार्यक्रम के लिए, है ना, विशेष प्रकार की संस्थाएं बनाई जाती है जो केवल इसी काम के लिए जिम्मेदार होती हैं। ठीक है, मतलब वो डेडिकेटेड होती हैं एक तरह से। वही संस्थाएं, मतलब एक मान लीजिए अगर कोई प्रोजेक्ट चल रहा है ना? मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट चल रहा है और उसी प्रोजेक्ट को करने के लिए एक संस्था बनाई गई, तो स्वाभाविक सी बात है कि जो संस्था बनाई गई है उसी काम के लिए बनाई गई है, उसी प्रोजेक्ट के लिए बनाई गई है ना? वही कहा गया है कि समर्पित संस्थाएं, है ना? सिर्फ उसी काम के लिए वो जिम्मेदार होती है। ठीक, इसके अलावा क्या पॉइंट कहता है? समर्पित संस्थाओं को वित्तीय सहायता। तो ये जो विशेष प्रकार की संस्थाएं बनाई जाएंगी ना, तो वो अपने काम को सुचारू रूप से कर सके, इसके लिए क्या करेगी सरकार? उनको वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। ठीक, और कार्यक्रम की अवधि, कार्यक्रम को एक, है ना, एक तय समय सीमा, है ना, एक कह सकते हैं एक निर्धारित समय सीमा के अंदर पूरा करना होता है, जैसे कि 4 साल के लिए या 5 साल के लिए, 3 साल के लिए, 2 साल के लिए, इस तरह से। तो एक पर्टिकुलरली एक टाइम पीरियड होगा, है ना? तो वो कार्यक्रम की अवधि होगी, उसकी क्या होगी? उस टाइम पीरियड के अंतर अंदर, है ना, वो काम क्या होना होना चाहिए? पूरा होना चाहिए। और जीविका अभिमुखी का मतलब क्या होता है ना? कि ये योजना लोगों की आजीविका से संबंधित होती है, जैसे कि खेती करना, पशुपालन हो गया, या फिर और भी बहुत सारे काम होते हैं, है ना? जैसे कि मजदूरी वगैरह। तो, है ना, ऐसे कामों के लिए, यानी कि उनकी जो आजीविका है उसको बेहतर बनाने पर ध्यान देती है क्या? इसका ये पॉइंट का मतलब क्या होता है? ये जीविका अभिमुखीकरण का मतलब यही है ना, कि उनकी जो आजीविका है ना, उसको बेहतर बनाने के लिए काम किया जाता है। मतलब ये उनकी विशेषता है। सामूहिक पद्धति का मतलब सिंपल सा है कि जो इसमें पूरे समुदाय की जो है भागीदारी होगी, और गांव के लोग मिलकर के योजना बनाएंगे और उस पे, है ना, उसे लागू करेंगे। और फिर वैज्ञानिक आयोजना, ये आयोजना मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए, ये वैज्ञानिक योजना होना चाहिए, है ना? तो ये पॉइंट क्या कहता है? इसका मतलब मैं ये समझती हूँ कि योजना को वैज्ञानिक तरीके से, यानी कि वैज्ञानिक ढंग से इसको तैयार किया जाता है। जैसे कि मिट्टी हो गया, जल हो गया, या फिर जमीन हो गया, तो इनकी जांच करके उसका समाधान निकाला जाता है। जैसे कि आप आजकल देखते होंगे कि कृषि से संबंधित, है ना? तो पहले क्या होता था? भूमि के बारे में, मतलब जमीन जो जहाँ पे खेती हो रही होती है, उसके बारे में बहुत लोग, किसानों को नॉलेज नहीं होता था। तो अब क्या होता है कि पहले भूमि का परीक्षण किया जाता है ना? परीक्षण, कि वो भूमि उपजाऊ है या नहीं, है ना? वहां पे वो अम्ल और क्षार, इस तरह से परीक्षण किया जाता है। उसमें अम्ल की मात्रा कितनी है, क्षार की मात्रा कितनी है, वहां पे किस तरह का फसल उगाया जा सकता है। तो मेरे हिसाब से ये पॉइंट वही कहना चाह रहा है कि वैज्ञानिक योजना, है ना? तो या फिर इसके अलावा जैसे कि अम, बीज वगैरह हो गए, है ना? तो बीजों का भी एक वो होता है, परीक्षण होता है। तो इस तरह से मेरे हिसाब से ये पॉइंट यही कहता है कि वैज्ञानिक योजना का मतलब वही है कि मिट्टी से संबंधित, जल से संबंधित, भूमि से संबंधित जांच करके उसका समाधान निकाला जाता है। क्षमता निर्माण का मतलब ये होता है, इसमें लोगों को प्रशिक्षण दिया जाता है ना? ताकि वो इस योजना को अच्छी तरह से समझ सकें और अ, लागू कर सकें, है ना? और बहुस्तरीय पद्धति का मतलब ये है कि योजना को कई तरह से, कई स्तरों पर, जैसे कि ब्लॉक स्तर हो गया, ग्राम स्तर, ब्लॉक स्तर, और फिर जिला स्तर, है ना, इन सब पर मिलकर के चलाया जाता है। तो ये हो गया क्या? बहुस्तरीय पद्धति। आई गेस मैं आप लोगों के ये 9 पॉइंट, है ना, सारे के सारे पॉइंट्स मैं आप लोगों को क्लियर कर पाई। ठीक,
अपने शब्दों में, है ना, जितना मुझे समझ में आता है। आई होप समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्या है? समेकित वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम की विशेषताएं। ठीक, चलिए अगला पॉइंट क्या कहता है? वाटरशेड परियोजना की बहुस्तरीय पद्धति में कितने सार होते हैं? तो कितने सार होते हैं? ये 3 सार होते हैं। कौन कौन से? पर्वत शिखर स्तर, ढलान स्तर और मैदानी स्तर। ठीक है, ये भी 2017 का प्रश्न है। व्याख्या देख लेते हैं। वाटरशेड परियोजना की बहुस्तरीय पद्धति के अंतर्गत पर्वत से घाटी के तक 3 स्तर होंगे। पर्वत शिखर स्तर, जहां से जल स्रोतों का उद्गम होता है। ढलान स्तर, जो कृषि भूमि के ठीक ऊपर होता है। और मैदानी व समतल स्तर, जहां किसान कार्य करते हैं। ठीक, इसमें मेरे ख्याल से क्लियर है, सिंपल से शब्दों में लिखा हुआ है ये चीज। ठीक, अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, समेकित वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम के अंतर्गत परियोजना अवधि क्या है? ये पूरे प्रश्न यहाँ पे नहीं है, ऑप्शंस देख लेते हैं। परियोजना का अवधि पूछा गया है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 4 से 7 वर्ष। व्याख्या देख लीजिए। कार्यक्रम की अवधि, परियोजना अवधि को 3 अलग अलग चरणों अर्थात प्रारंभिक चरण, कार्य चरण और समेकन चरण में फैले कार्यकलापों के स्वरूप पर निर्भर करते हुए 4 से 7 वर्ष की सीमा तक होगी। आरंभिक चरण कब से कब तक? 1 से 2 वर्ष। वाटरशेड कार्य चरण 2 से 3 वर्ष। समेकन और निवर्तन चरण कितनी? 1 से 2 वर्ष, यानी कि टोटल कितना? 4 से 7 वर्ष। अगला, समेकित वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम के अंतर्गत माइक्रो वाटरशेड का समूह बनाया जाता है, जिसका औसत आकार कितना होता है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? याद रखिए, सीधा सीधा सा, 1000 से 5000 हेक्टेयर। व्याख्या, समेकित वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम के अंतर्गत सामूहिक पद्धति यानी कि क्लस्टर अप्रोच को अपनाया गया है। नई पद्धति में लघु वाटरशेडों के समूहों को शामिल करके सामान्यतः 1000 से 5000 हेक्टेयर तक की औसत आकार की भूजलीय इकाइयों की विस्तृत संकल्पना शामिल है। पहाड़ी या दुर्गम भूभाग वाले क्षेत्रों में छोटे आकार की परियोजनाएं स्वीकृत की जाएंगी। ठीक, अगला, वाटरशेड, समेकित वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम के अंतर्गत किसी जिले में जिला वाटरशेड इकाई का गठन तब किया जाएगा जब उस जिले के अंतर्गत आने वाला परियोजना क्षेत्र कितना हेक्टेयर होगा? तो याद रखिएगा, 25,000 हेक्टेयर होगा। अगर 25,000 हेक्टेयर है तभी उस इकाई का गठन किया जाएगा जिले में। ठीक, जिला वाटरशेड इकाई का गठन किया जाएगा 25, अगर 25,000 हेक्टेयर है तो। उन जिलों में जहां पर वाटरशेड विकास परियोजनाओं के अंतर्गत लगभग 25,000 हेक्टेयर है, जिला स्तर पर एक पृथक समर्पित इकाई, जिसे जिला वाटरशेड इकाई यानी कि DWDU कहा जाएगा, स्थापित किया जाएगा। अगला पॉइंट, अगला प्रश्न, यदि किसी स्वयंसेवी संगठन को परियोजना क्रियान्वयन एजेंसी के रूप में चुना जाता है तो उन्हें निम्न शर्तों के अधीन कार्य दिया जाएगा। किस आधार पर दिया जाएगा? यदि कोई स्वयंसेवी संगठन है, ठीक है, स्वयंसेवी यानी वॉलेंटियर संगठन, ठीक है, जो स्वयं खुद से काम करना चाहते हैं, अपनी स्वेच्छा से काम करना चाहते हैं, ऐसे संगठन को परियोजना क्रियान्वयन के लिए यानी कि उस प्रोजेक्ट को अगर दिया जाता है, एजेंसी के रूप में उनको दिया जाता है, तो किन शर्तों का ध्यान रखा जाएगा? किन शर्तों का ध्यान रखा जाएगा, देखते हैं। किसी भी समय पर एक स्वयंसेवी संगठन को एक जिले में 10,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र नहीं सौंपा जा सकता। ये कथन बिल्कुल सही है। किसी भी समय पर एक स्वयंसेवी संगठन को एक राज्य में 50,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र नहीं सौंपा जा सकता। 50,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र नहीं सौंपा जा सकता, ये कथन गलत है, क्योंकि ये जो है ना, ये एक राज्य में 30,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र नहीं सौंपा जा सकता, है ना।
तो ये वाला दूसरा वाला कथन गलत है। किसी भी मामले में एक राज्य में एक समय पर स्वयंसेवी संगठनों को कुल परियोजनाओं की एक चौथाई परियोजनाओं से अधिक परियोजनाएं कार्यान्वित नहीं की जाएंगी। ये कथन सही है। किसी भी मामले में एक राज्य में एक समय पर स्वयंसेवी संगठनों द्वारा कुल परियोजनाओं की एक चौथाई परियोजनाओं से अधिक परियोजनाएं कार्यान्वित नहीं की जाएंगी। ठीक, एक चौथाई परियोजना ही चलेगी, इससे ज्यादा नहीं की जा सकती है। ठीक, तो पहला वाला सही है और तीसरा वाला सही है, दूसरा गलत है। दूसरा गलत है। ये क्या हो गया, एक मिनट। हाँ, पहला और दूसरा इसका उत्तर होगा। सॉरी, पहला और तीसरा, दूसरा क्योंकि गलत है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। अगला देखते हैं। किसी भी समय पर एक स्वयंसेवी संगठन को एक राज्य में 30,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र नहीं सौंपा जा सकता है। अगला प्रश्न है, वाटरशेड विकास दल के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक, कौन सा कथन सही नहीं है, देखते हैं। वाटरशेड विकास दल का गठन परियोजना क्रियान्वयन एजेंसी द्वारा किया जाता है। ये तो सही है। वाटरशेड विकास दल का गठन परियोजना क्रियान्वयन एजेंसी द्वारा किया जाता है। प्रत्येक वाटरशेड विकास दल में मुख्यतः कृषि, मृदा विज्ञान, जल प्रबंधन, सामाजिक संगठन तथा संस्थागत निर्माण में व्यापक जानकारी और अनुभव रखने वाले कम से कम 4 सदस्य शामिल होने चाहिए। ये सही है। वाटरशेड विकास दल के सदस्यों के पास अधिमानतः कोई व्यवसायिक डिग्री होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। अगला पॉइंट, वाटरशेड विकास दल में कम से कम एक सदस्य अनुसूचित जाति या जनजाति का होना अनिवार्य है। ये कथन गलत है, क्योंकि यहाँ पे जो है ये महिला का होना अनिवार्य है ना। वाटरशेड विकास दल में कम से कम एक सदस्य जो है वो महिला का होना अनिवार्य है। तो क्या पूछा गया था, सही नहीं है पूछा गया था ना। कथन जो है वो वाटरशेड विकास दल के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, ग्राम सभा के विचारार्थ विस्तृत कार्य योजना कौन तैयार करता है? ये वाटरशेड विकास दल योजना जो है कार्य योजना तैयार करता है। व्याख्या देखते हैं। वाटरशेड विकास दल के कार्य प्रयोक्ता समूहों तथा स्व सहायता समूह का गठन करना तथा उन्हें पोषित करना। प्रयोक्ता समूहों तथा स्व सहायता समूहों का गठन करना और उन्हें पोषित करना, ये कार्य है किसका, वाटरशेड विकास दल के का, है ना। और इसके अलावा सार्वजनिक संपत्ति संसाधन प्रबंधन तथा समान भागीदारी, इसके अलावा निर्मित की जाने वाली किसी भी संरचना के लिए इंजीनियरिंग सर्वेक्षण करना और लागत अनुमान तैयार करना। ग्राम सभा के विचारार्थ विस्तृत परियोजना रिपोर्ट डीपीआर तैयार करना। तो प्रोजेक्ट से संबंधित ही है ये जो भी पॉइंट है, ये प्रोजेक्ट से संबंधित कार्य करेंगे कौन, वाटरशेड विकास दल। प्रयोक्ता समूह यानी कि प्रयोक्ता यानी कि प्रायोजक यानी कि स्पॉन्सरशिप, है ना। तो उनका उनका समूह तैयार करना या फिर मतलब इसके अलावा स्व सहायता समूह, है ना, उनका गठन करके उनको पोषित करना, सिंपल है। और सार्वजनिक संपत्ति संसाधन प्रबंधन और समान भागीदारी, है ना। तो ये कार्य भी है, सार्वजनिक संपत्ति संसाधन प्रबंधन, उनका प्रबंधन करना। सार्वजनिक संपत्ति मतलब सिंपल है कि उस प्रोजेक्ट से संबंधित जो भी संपत्ति कह सकते हैं या फिर उपकरण संसाधन, है ना, उसका प्रबंधन करना। लाइक मान लीजिए अगर कोई नल लग रहा है ना, क्या बोलते हैं उसको, बोर बोर नहीं जी, बोरिंग, है ना। तो बोरिंग लग रहा है तो उसमें से जो भी प्रबंधन उसके
उस पे जो भी उपकरण लगेंगे, जो भी संसाधन लगेंगे, है ना, उसका प्रबंधन, उस तरह से जो काम, जो भी काम, जैसे कृषि से संबंधित कोई काम हो रहा है या फिर सड़क से संबंधित कोई काम हो रहा है, पुल से संबंधित जो भी काम हो रहा है, तो उस पे जो भी लगने वाले संसाधन है ना, तो वो संसाधन का प्रबंधन करना। और फिर समान भागीदारी, निर्मित की जाने वाली किसी भी संरचना के लिए इंजीनियरिंग सर्वेक्षण करना और अनुमान लागत तैयार करना। तो स्वाभाविक सी बात है, अगर कोई प्रोजेक्ट हो रहा है, बन रहा है, मतलब कोई काम होना है, तो उसके लिए तो बजट या फिर लागत का अनुमान तैयार करना जरूरी है ना। और इंजीनियरिंग सर्वेक्षण करना मतलब, अगर कोई, मान लीजिए कोई पुल बन रहा है ना, तो वहां पे पहले इंजीनियरिंग सर्वेक्षण होगा, है ना, उसका उस एरिया का, उस जमीन का, है ना, सर्वेक्षण होगा। तो ये सारे पॉइंट है, ये सारे काम कौन करेगा? वाटरशेड विकास दल का कार्य है। ग्राम सभा के विचारार्थ विस्तृत परियोजना रिपोर्ट टीपीआर तैयार करना। तो रिपोर्ट भी बनाना होता है इनको, किनको? वाटरशेड विकास दल को। ठीक, अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी वाटरशेड समिति की विशेषता नहीं है? वाटरशेड का गठन ग्राम सभा के द्वारा किया जाता है, ये बिल्कुल सही है। वाटरशेड समिति का पंजीयन कराना अनिवार्य है, ये भी सही है। वाटरशेड द्वारा वाटरशेड समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है, ये गलत है। ग्राम पंचायत द्वारा वाटरशेड समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है, ये कथन तो बिल्कुल, जब सारी चीजें ग्राम सभा के द्वारा की जा रही है, तो ग्राम पंचायत के द्वारा वाटरशेड समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति क्यों की जाएगी? तो ये कथन बिल्कुल गलत है ना। कम से कम 10 सदस्य वाटरशेड में समिति में होंगे, ये कथन भी सही है ना। तो ये ऑप्शन नंबर सी ही इसका सही उत्तर होगा, है ना। कॉमन सेंस वाली बात है। जब वाटरशेड समिति का गठन ग्राम सभा के द्वारा किया जा रहा है ना, और बाकी सारे काम जो है ग्राम सभा के द्वारा हो रही है, तो ग्राम पंचायत वाटरशेड समिति का अध्यक्ष की नियुक्ति क्यों करे? ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। ये भी पूछा गया प्रश्न है, पीवाईक्यू है ना। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। वाटरशेड समिति के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है डिटेल में। ग्राम सभा वाटरशेड विकास दल की तकनीकी सहायता से वाटरशेड परियोजना कार्यान्वित करने के लिए गांव में वाटरशेड समिति गठित करेगी। वाटरशेड समिति को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 के अंतर्गत पंजीकृत कराया जाना होगा। ग्राम सभा गांव के किसी सुयोग्य व्यक्ति को वाटरशेड वाटरशेड समिति के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित या नियुक्त कर सकती है। तो ग्राम पंचायत नहीं करती है, कौन करेगा? ग्राम सभा करेगी। ठीक है, किसी सुयोग्य व्यक्ति को वाटरशेड समिति के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित या नियुक्त कर सकती है। वाटरशेड समिति में कम से कम 10 सदस्य होंगे, जिसमें से आधे सदस्य में स्व सहायता समूहों तथा प्रयोक्ता समूहों, अनुसूचित जाति या जनजाति समुदाय, महिलाओं तथा भूमिहीन व्यक्तियों के प्रतिनिधि होंगे। ठीक, तो ये सारे पॉइंट्स हैं वाटरशेड समिति के। चलिए अगला देखते हैं। वाटरशेड समिति के संबंध में कौन सा कथन सही है? जहां एक वाटरशेड परियोजना में एक से अधिक पंचायतें शामिल होंगी, वहां प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए अलग से वाटरशेड समितियां गठित की जाएंगी। जहां पर एक वाटरशेड परियोजना में एक से अधिक पंचायतें शामिल होंगी, वहां प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए अलग से वाटरशेड समितियां गठित की जाएंगी, ये कथन सही है। जहां एक पंचायत में एक से अधिक गांव शामिल हो, वहां वे संबंधित गांव में वाटरशेड परियोजना के प्रबंधन हेतु वाटरशेड समिति के अलावा प्रत्येक गांव के लिए एक पृथक उप समिति गठन किया जाएगा। पृथक उप समिति का गठन किया जाएगा, ये कथन भी बिल्कुल सही है। ये दोनों के दोनों कथन जो है सही है। ठीक है, तो 1 और 2 दोनों इसका सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर सी। वाटरशेड समिति के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? वाटरशेड समिति का सचिव वाटरशेड समिति का वैतनिक कार्यकर्ता होगा, ये कथन सही है। वैतनिक कार्यकर्ता होगा, ये कथन बिल्कुल सही है। वाटरशेड समिति का सचिव ग्राम पंचायत का सचिव ही होगा, नहीं। वाटरशेड समिति का जो सचिव है वो ग्राम पंचायत
से अलग होगा, है ना, मतलब वो उसका जो सचिव होगा वो अलग होगा, है ना। तो ये वाला जो कथन है ये गलत है, पहला ही वाला सही है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, सही नहीं है पूछा गया है ना। केवल दो इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे व्याख्या दिया है, वाटरशेड समिति के सचिव का चयन ग्राम सभा की बैठक में किया जाएगा। यह सचिव एक स्वतंत्र वेतनभोगी कार्यकर्ता होगा जो पंचायत सचिव से अलग एवं पृथक होगा। ठीक, ये पॉइंट याद रखिएगा, ये दोनों पॉइंट याद रखिए, मतलब यहाँ पे जो भी पॉइंट्स है सारे पॉइंट्स याद रखिएगा, है ना। ये जो सचिव है ये स्वतंत्र वेतनभोगी कार्यकर्ता होगा जो पंचायत सचिव से अलग और पृथक होगा। वाटरशेड समिति के पास वाटरशेड समिति की सहायता करने के अलावा कोई अन्य जिम्मेदारी नहीं होगी और वह वाटरशेड समिति के अध्यक्ष के प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण के अंतर्गत कार्य करेगा। जो वाटरशेड समिति के अध्यक्ष के प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण के अंतर्गत कार्य करेगा। ठीक, तो ये सारे पॉइंट्स हैं। चलिए अगला देखते हैं। समेकित वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम के अंतर्गत स्व सहायता समूह का गठन किसके द्वारा किया जाता है। तो किसके द्वारा किया जाता है, वाटरशेड समिति वाटरशेड विकास दल की सहायता से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। वाटरशेड क्षेत्र में स्व सहायता समूह का गठन निम्न में से किन व्यक्तियों को मिलाकर किया जाएगा। तो ये मिलाकर किया जाएगा, इसका प्रश्न ना पूरा दिया नहीं है, इसका प्रश्न पूरा यहाँ पे नहीं दिया है, ये इस तरह से प्रश्न है। ठीक, तो वाटरशेड क्षेत्र में स्व सहायता समूह का गठन निम्न में से किन व्यक्तियों को मिलाकर किया जाएगा। छोटे तथा सीमांत किसानों के परिवार, खेतीहर मजदूर, चरवाहा। तो ये मैला ढोने वाले जो है ना इनको नहीं शामिल किया गया है इसमें। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, एक दो तीन, एक दो तीन, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। व्याख्या है यहाँ पे, वाटरशेड समिति वाटरशेड विकास दल की सहायता से गरीब, छोटे और सीमांत किसानों के परिवारों, भूमिहीन या संपत्तिहीन गरीब, खेतीहर मजदूर, महिलाओं, चरवाहों तथा अनुसूचित जाति या जनजाति के व्यक्तियों में से वाटरशेड क्षेत्र में स्व सहायता समूह गठित करेगी। अगला, समेकित वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम के अंतर्गत प्रयोक्ता समूह का गठन किसके द्वारा किया जाता है। तो ये भी इसका इसका उत्तर भी क्या हो जाएगा, वाटरशेड समिति वाटरशेड वाटरशेड विकास दल की सहायता से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला, समेकित वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम के अंतर्गत प्रयोक्ता समूह का कार्य क्या है। वाटरशेड समेकित वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम के अंतर्गत प्रयोक्ता समूह का कार्य पूछा गया है। ठीक है, तो इसका सिंपल सा सीधा सीधा सा उत्तर याद रखिए, ग्राम पंचायत तथा ग्राम सभा के घनिष्ठ सहयोग से परियोजना के अंतर्गत सृजित सभी परिसंपत्तियों के प्रचालन तथा अनुरक्षण करना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है, ग्राम पंचायत तथा ग्राम सभा के घनिष्ठ सहयोग से परियोजना के अंतर्गत सृजित सभी परिसंपत्तियों के प्रचालन और अनुरक्षण करना किसका कार्य है, प्रयोक्ता समूह का कार्य है। अगला, समेकित वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम के अंतर्गत मैदानी क्षेत्र में परियोजना लागत प्रति हेक्टेयर कितना है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर याद रखिए आप, 12,000 रुपए। किसके लिए, किसके अंतर्गत, मैदानी क्षेत्र के अंतर्गत। अगला है, वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम के अंतर्गत पहाड़ी व दुर्गम क्षेत्र में परियोजना लागत प्रति हेक्टेयर कितना है। तो याद रखिएगा 15,000 रुपए। मैदानी क्षेत्र के लिए कितना था, 12,000 रुपए। ठीक है, और पहाड़ी व दुर्गम क्षेत्र के लिए परियोजना लागत कितनी कितनी है, 15,000। ठीक, अगला देखते हैं। समेकित वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम के अंतर्गत केंद्र और राज्य की हिस्सेदारी का अनुपात क्या है। ये भी 2012 का प्रश्न है।
इसका सही उत्तर याद रखिएगा 90:10। 90:10 केंद्र का कितना है 90 और राज्य का कितना है 10। समेकित वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम के अंतर्गत राशि का भुगतान कितने किश्तों में किया जाता है? तो इसका भुगतान जो है ये 3 किश्तों में किया जाता है। उत्तर याद रखिएगा 3 किश्तों में। व्याख्या दिया है यहाँ पे। समेकित वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम के अंतर्गत राशि का भुगतान 3 किश्तों में किया जाता है। प्रारंभिक चरण के कार्यकलापों को शामिल करते हुए प्रथम किश्त अर्थात केंद्रीय भाग के 20% भाग और परियोजना लागत की प्रति केंद्र के भाग की 50% की दूसरी किश्त प्रारंभिक चरण के पूरा होने के पश्चात किया जाता है और तीसरी किश्त यानी कि 30% इसकी तीसरी किश्त होती है। ठीक, तो पहले चरण में प्रारंभिक चरण में 20% दिया जाता है ना, केंद्रीय भाग केंद्र का और परियोजना लागत के प्रति केंद्र का जो यानी कि दूसरी किश्त जो होगी वो प्रारंभिक चरण के पूरा होने के बाद दी जाएगी कितनी 50% और तीसरी किश्त जो होगी बचा खुचा वो 30% होगा। अगला समेकित वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न कार्य और उनके उसके लिए आवंटित राशि के प्रतिशत को सुमेलित कीजिए। ठीक है, तो प्रशासन जो है इसका 10% ही है। ठीक है, ये 10% है। निगरानी एवं मूल्यांकन 2% है। संकार्य और प्रारंभिक कार्यकलाप ये भी 78% है और समेकन कितना है 5%। ठीक, तो वाटरशेड समेकित वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम के अंतर्गत कार्य और उनके लिए आवंटित राशि का जो ये प्रतिशत है ये इस प्रकार का है। प्रशासन का कितना 10%, निगरानी और मूल्यांकन का 2%, संकार्य और प्रारंभिक कार्यकलाप के लिए 78% और समेकन के लिए कितना 5%। तो ए का एक बी मतलब सेम टू सेम है ना, 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। यहाँ पे वो दिया हुआ है ना, वही चीजें दी हुई है। संकार्य और प्रारंभिक कार्यकलाप के लिए 78%, प्रशासन का 10%, समेकन का 5%, संस्था और क्षमता निर्माण का 5% और निगरानी और मूल्यांकन का 2%। अगला प्रश्न है समेकित वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम के अंतर्गत ग्राम पंचायत की क्या भूमिका है? ग्राम पंचायत की क्या भूमिका है? समय समय पर वाटरशेड समिति का पर्यवेक्षण करना, उसे सहायता देना और सलाह देना। ठीक, ये भी है, ये भूमिका है। और वाटरशेड समिति और वाटरशेड परियोजना की अन्य संस्थाओं के लेखों या व्यय विवरणों को प्रमाणित करना, ये भी है। वाटरशेड समिति को कार्यालय हेतु स्थान मुहैया कराना तथा अन्य आवश्यकताएं पूरी करना, ये भी है। उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर होगा। किसका ग्राम पंचायत की ये भूमिका है। ग्राम पंचायत के अन्य कार्य क्या है? वाटरशेड विकास परियोजनाओं के अंतर्गत परिसंपत्ति रजिस्टरों का इन्हें वाटरशेड विकास परियोजना के पूरा होने के बाद भी रखने के उद्देश्य से रखरखाव करना, पात्र प्रयोक्ता समूहों या स्व सहायता समूह को सृजित की गई परिसंपत्तियों के संबंध में भोग अधिकार प्रदान करना और वाटरशेड विकास परियोजनाओं की संस्थाओं के लिए विभिन्न परियोजनाओं या योजनाओं के एकीकरण को सुविधाजनक बनाना, ये किसकी अन्य ग्राम पंचायत के अन्य कार्यों में से आते हैं। और भी कार्य हैं इनके, तो ये सारे पॉइंट्स है। ठीक, एकीकृत जल संग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम की माइक्रोशेड इकाई का क्षेत्रफल कितना होता है? तो ये याद रखिएगा 500 हेक्टेयर। ये भी 2012 एडीओ में पूछा गया प्रश्न है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? एकीकृत जल संग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम की माइक्रोशेड इकाई का क्षेत्रफल 500 हेक्टेयर है। यहाँ पे व्याख्या है एकीकृत जल संग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम की माइक्रोशेड इकाई का क्षेत्रफल 500 हेक्टेयर का होता है, जबकि एक परियोजना क्षेत्र का औसत आकार 1000 से 5000 हेक्टेयर है। यह अभी स्टार्टिंग में एक प्रश्न शायद हमने ऑलरेडी इसके संबंधित किया हुआ है ना। अगला देखते हैं समेकित वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम का विलय किस कार्यक्रम के अंतर्गत किया गया है? तो इसका उत्तर याद रखिएगा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। प्रधानमंत्री कृषि
सिंचाई योजना को विलय करके समेकित वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम चलाया गया है। अगला है समेकित वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम का विलय प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत, सॉरी मैं पिछला प्रश्न को मैं वो थोड़ा सा उल्टा बोल दिया मैंने, तो याद रखिएगा पिछले प्रश्न का उत्तर है ना, ये उत्तर वही है। समेकित वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम का विलय मतलब ये इसको हटा करके प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना लाया गया। ठीक है, उल्टा बोल दिया था मैंने, याद रखिएगा। और अगला प्रश्न है समेकित वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम का विलय प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत कब किया गया? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 2015-16 में। व्याख्या है यहाँ पे वर्ष 2015-16 में IWMP यानी कि इंटीग्रेटेड वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम यानी कि समेकित वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना PMKSY के वाटरशेड विकास घटक WDC के रूप में मिला दिया गया था। ठीक है, अगला वाटरशेड विकास घटक प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0 WDC PMKSY 2.0 के तहत परियोजना की इकाई लागत मैदानी क्षेत्र में प्रति हेक्टेयर कितनी थी? इसका सही उत्तर याद रखिएगा 22,000 रुपए। WDC PMKSY 2.0 के रूप परियोजनाओं की इकाई लागत को मैदानी क्षेत्र के लिए 12,000 रुपए हेक्टेयर से बढ़ाकर 12,000 रुपए हेक्टेयर कर दी गई है। तो पहले कितनी थी? 12,000 रुपए हेक्टेयर से बढ़ाकर कितनी कर दी गई? 12,000 रुपए हेक्टेयर प्रति हेक्टेयर कर दी गई। अगला है वाटरशेड विकास घटक प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0 के तहत परियोजना की इकाई लागत दुर्गम क्षेत्रों और वामपंथी उग्रवाद क्षेत्र में प्रति हेक्टेयर कितनी है? इसका सही उत्तर याद रखिएगा 28,000 रुपए प्रति हेक्टेयर। ठीक है, 28,000 रुपए प्रति हेक्टेयर। अगला है वाटरशेड विकास घटक प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0 यानी कि WDC PMKSY 2.0 के तहत परियोजना की इकाई लागत दुर्गम क्षेत्र और वामपंथी उग्रवाद क्षेत्र के लिए 15,000 रुपए प्रति हेक्टेयर से बढ़ाकर 28,000 रुपए प्रति हेक्टेयर कर दिया गया है। और उसके लिए कितना था? मैदानी क्षेत्र के लिए 12,000 रुपए प्रति हेक्टेयर से ले हटा करके बढ़ा करके 22,000 रुपए कर दिया गया। 22,000 रुपए प्रति हेक्टेयर कर दिया गया। और दुर्गम क्षेत्र और वामपंथी क्षेत्र के लिए कितना? 15,000 रुपए प्रति हेक्टेयर से बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 28,000 रुपए प्रति हेक्टेयर कर दिया गया। दोनों पॉइंट याद रखिएगा। अगला देखते हैं। अगला पॉइंट है वाटरशेड विकास घटक प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0 के तहत वाटरशेड विकास समिति के संबंध में कौन सा कथन सही है? समिति में कम से कम 11 सदस्य शामिल होंगे, बिल्कुल सही है। समिति में महिलाओं और SC/ST सदस्यों में कम से कम 2-2 सदस्य होंगे, ये भी सही है। समिति के सदस्य विशेष रूप से बुलाई गई बैठक में अपने में से एक को अध्यक्ष तथा दूसरे को सह अध्यक्ष के रूप में चुनेंगे, ये भी बिल्कुल सही है। अध्यक्ष या सह अध्यक्ष अनिवार्य रूप से महिला होगी। मतलब मतलब जरूरी नहीं है कि अध्यक्ष या सह अध्यक्ष यानी कि उसमें से कोई एक या तो अध्यक्ष या सह अध्यक्ष हो सकती है। कौन? अनिवार्य रूप से महिला ही होगी। ये चारों के चारों कथन जो है ये सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। अगला है आई थिंक व्याख्या दिया होगा, शायद दिया है व्याख्या। हाँ दिया है, चलिए एक बार देख लेते हैं व्याख्या क्या दिया है। ग्राम सभा परियोजना विकास के कार्यान्वयन की प्राथमिक जिम्मेदारी के लिए वाटरशेड समिति का गठन करेगी। समिति को सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत सोसाइटी के रूप में पंजीकृत किया जाएगा और
समिति में कम से कम 11 सदस्य शामिल होंगे। विभिन्न उपयोगकर्ता समूहों और एसएचजी का प्रतिनिधित्व करने वाले 5 सदस्य, कृषक उत्पादक संगठन से 3 सदस्य, एक ग्राम पंचायत सदस्य और एक वाटरशेड विकास दल का सदस्य होना अनिवार्य है। तो इसमें से उपयोगकर्ता समूह यानी कि विभिन्न उपयोगकर्ता समूह और एसएसजी का प्रतिनिधित्व करने वाले 5 सदस्य होंगे। कृषक उत्पादक संगठन से 3 सदस्य और एक ग्राम पंचायत सदस्य होगा और एक कौन होगा, वाटरशेड विकास दल का सदस्य होगा। 11 सदस्य समिति सचिव सहित यानी कि सचिव को मिला करके 11 सदस्य होंगे, है ना। इनमें महिलाओं और एससी एसटी सदस्यों में से कम दो दो प्रतिनिधित्व होंगे, है ना। और इन्हीं 11 सदस्यों में से महिला और एससी एसटी सदस्यों में से कम दो दो प्रतिनिधित्व होंगे, प्रतिनिधि होंगे। समिति के सदस्य विशेष रूप से बुलाई गई बैठक में से अपने में से एक को अध्यक्ष और दूसरे को सह अध्यक्ष के रूप में चुनेंगे। अध्यक्ष या सह अध्यक्ष अनिवार्य रूप से कौन होगी, एक महिला ही होगी। ठीक। अगला पॉइंट, अगला प्रश्न, वाटरशेड विकास घटक प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0 डब्ल्यूडीसी पीएमकेएसवाई 2.0 के तहत स्प्रिंग शेड प्रबंधन को अनुमोदित लागत के भीतर डब्ल्यूडीसी पीएमकेएसवाई 2.0 में एक गतिविधि के रूप में लिया गया है। बिल्कुल लिया गया है स्प्रिंग शेड प्रबंधन को, है ना। अनुमोदित लागत के भीतर डब्ल्यूडीसी पीएमकेएसवाई 2.0 में एक गतिविधि के रूप में लिया गया है। ये पॉइंट सही है। ड्रिप सिंचाई को अनुमोदित लागत के भीतर डब्ल्यूडीसी पीएमकेएसवाई 2.0 में एक गतिविधि के रूप में लिया गया है। नहीं, स्प्रिंग शेड को लिया है, ड्रिप सिंचाई को नहीं लिया है। ड्रिप सिंचाई को नहीं लिया है, इसका कुछ पॉइंट और है ना। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, है ना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। स्प्रिंग शेड प्रबंधन को लिया है, ठीक। ड्रिप सिंचाई को नहीं लिया है। यहाँ पे व्याख्या है, नीति आयोग की रिपोर्ट 2018 के अनुसार पूरे भारत में 5 मिलियन झरने हैं, जिनमें से लगभग 3 मिलियन भारतीय हिमालय क्षेत्र में है। भारत की 15% से अधिक आबादी झरने के पानी पर निर्भर है। स्प्रिंग्स की महत्वपूर्ण भूमिका के बावजूद उन पर उचित ध्यान नहीं दिया गया है और कई सूख रहे हैं। स्प्रिंग्स का मतलब आप समझते होंगे ना शायद, एक मिनट। ठीक। तो ये स्प्रिंग शेड का मतलब मतलब ये है कि मतलब स्प्रिंग शेड उस क्षेत्र को मतलब कह सकते हैं, या फिर स्प्रिंग शेड प्रबंधन का मतलब एक ये है, मतलब एक तरह का स्प्रिंग का मतलब स्रोत है ना, एक तरह का स्रोत जहाँ पे पानी का मतलब क्या कहना चाहिए, पानी की निरंतरता और गुणवत्ता को बनाया रखा जाता है ना। मतलब उस क्षेत्र को कहते हैं जहां से बारिश का जो पानी है ना, वो भूमिगत होकर के एक खास स्रोत को वो करता है, फिर से दोबारा से वो मतलब एक तरह का झरना है ना, वही चीज है। ये जो झरने का मतलब है ना, झरने का पानी है ना, मतलब झरना का क्या होता है, झरने का एक स्रोत होता है, वहां से कंटिन्यूटी है ना, बने मतलब निरंतर वो पानी बहता रहता है ना। तो स्प्रिंग का वही मतलब है, ठीक है, कि मतलब इस पे अ, है ना, वो स्रोत को बनाए रखना है ना। मतलब स्प्रिंग शेड प्रबंधन का मतलब है कि अ, वो जो स्रोत है ना, उसका संरक्षण करना, उसका वहां पे पानी, वहां से उस स्रोत से पानी सूख ना पाए, है ना, उस भूभाग की पहचान करना जहां से बारिश का पानी नीचे जाकर के स्प्रिंग को मतलब स्रोत को वो करता है, रिचार्ज करता है ना। और फिर इस पे कई कार्यक्रम किए जा रहे हैं, मतलब होने चाहिए इसके संरक्षण के लिए, है ना। जैसे कि चेक डैम हो गया, या फिर
ट्रेंच टाइप की चीजें बनाई जाती है ना। गाँव के लोगों को जागरूक किया जाता है, उनको शामिल किया जाता है ना। तो स्प्रिंग शेड प्रबंधन का वही मतलब है कि उस जो स्रोत है ना, उसको सूखने से बचाना, पानी की गुणवत्ता को बनाए रखना, है ना। और इसके अलावा जो जल संकट वाले क्षेत्र है ना, उनमें पानी की उपलब्धता हो, है ना। और फिर जैव विविधता टाइप की भी चीजें होती है, पारिस्थितिकी संतुलन बनाया जा सकता है इससे, है ना। तो ये सारे पॉइंट्स है स्प्रिंग के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। तो स्प्रिंग की महत्वपूर्ण भूमिका के बावजूद उन पर उचित ध्यान नहीं दिया गया और कई सूख रहे हैं, है ना। वही चीजें हैं, स्रोत जो झरने हैं। और नीति आयोग की सिफारिशों पर और सरकार की मंजूरी के साथ WDC PMKSY 2.0 के तहत पहल में स्प्रिंग शेड को स्प्रिंग शेड प्रबंधन को अनुमोदित लागत के भीतर WDC PMKSY 2.0 में एक गतिविधि के रूप में लिया गया है। ठीक है। इसी को स्प्रिंग शेड मतलब कुल मिलाकर के आप स्प्रिंग शेड से आप ये समझिए एक तरह का स्रोत है, लाइक झरना, है ना। तो 2021 में भूमि संसाधन विकास द्वारा WDC पी पीएम के SY 2.0 के तहत नई पीढ़ी के वाटरशेड विकास परियोजनाओं के लिए दिशा निर्देश जारी करने से झरने के पानी की कमी को कम करने के लिए नई पीढ़ी के वाटरशेड परियोजनाओं के तहत एक गतिविधि के रूप में इसे मान्यता देकर स्प्रिंग शेड प्रबंधन पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया है। ठीक। अगला देखते हैं। अगला है वाटरशेड विकास घटक। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0 का उद्देश्य क्या है? अब अभी इसका क्या उद्देश्य, अभी 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 थोड़ी देर पहले मैंने एक्सप्लेन किया थोड़ा सा। एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन के माध्यम से वर्षा सिंचित और निम्नीकृत भूमि की उत्पादकता बढ़ाना ये उद्देश्य है। आजीविका और जल ग्रहण स्थिरता के लिए सामुदायिक संस्थाओं को मजबूत करना बनाना ये उद्देश्य भी है। और पारस्परिक शिक्षा और प्रोत्साहन के माध्यम से वाटरशेड परियोजनाओं की दक्षता को बढ़ाना ये भी पॉइंट है ना। ये तीनों के तीनों पॉइंट्स हैं, ये उद्देश्य हैं किसके? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0 WDC PMKSY 2.0 का। उपर्युक्त सभी इसका सही उत्तर होगा। ठीक। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है वाटरशेड विकास घटक प्रधानमंत्री कृषि कृषि सिंचाई योजना 2.0 का लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य याद रखिए आप। इस योजना का लक्ष्य 2021 से 2026 के बीच 49.50 लाख हेक्टेयर बंजर भूमि को कवर करना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। 2021 से 2026 के बीच 49.50 लाख हेक्टेयर बंजर भूमि को कवर करना। अगला प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के संबंध में कौन सा कथन सही है? यह योजना जल शक्ति मंत्रालय 2015-16 में शुरू की गई, ये बिल्कुल सही है। PMKSY का उद्देश्य खेती के लिए पानी की पहुंच में सुधार करना, सिंचित क्षेत्रों का विस्तार करना, जल उपयोग दक्षता को बढ़ाना और स्थायी जल संरक्षण को बढ़ावा देना, ये भी सही है। यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसमें केंद्र और राज्य का हिस्सा 75:40 है, ये भी बिल्कुल सही है। ये तीनों के तीनों पॉइंट जो है वो सही है। तो 1, 2, 3 इसका सही उत्तर होगा। ठीक। उपर्युक्त सभी कथन सही है। यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है। इसमें केंद्र राज्य का हिस्सा 75:25 है तथा पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों के लिए 90:10 है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा चिन्हांकित 99 महत्वपूर्ण योजनाओं में राज्य की कौन सी योजना शामिल नहीं है? हमने केलो वृहद सिंचाई परियोजना भी पढ़ा है, खारंग सिंचाई योजना भी पढ़ा है, मनियारी सिंचाई योजना भी पढ़ा, अरपा भैंसाचर परियोजना जो है ये हमने नहीं पढ़ा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। ठीक है ना। क्योंकि यही जो है हमने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत अरपा भैंसाझर परियोजना नहीं पढ़ा है ना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। बाकी ये जो तीनों है केलो, खारंग और मनियारी, ये प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा
योजना है। व्याख्या दिया है यहाँ पे। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा चिन्हांकित 99 महत्वपूर्ण योजनाओं में प्रदेश की यानी कि छत्तीसगढ़ की प्रमुख 3 योजनाएं शामिल हैं। केलो वृहद सिंचाई परियोजना, खारंग सिंचाई परियोजना, मनियारी सिंचाई परियोजना। ठीक। तो जल प्रबंधन, जल ग्रहण प्रबंधन से संबंधित जितने भी प्रश्न थे वो सारे हमने इस वीडियो में देख लिए हैं। ठीक है, करीब 62 क्वेश्चंस थे, है ना? तो आई होप इस वीडियो से आप लोगों को थोड़ी बहुत मदद मिली होगी। मैंने थोड़ा बहुत समझाने की जो कोशिश की है अपनी तरफ से, आप लोगों को समझ आई होगी। बाकी आ, हम कुछ और टॉपिक देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मैं आपसे मिलती हूँ, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद, शुक्रिया और आभार।